नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन की बैठक, विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम सोरेन। हेमंत सोरेन की पत्नी भी बैठक में मौजूद। 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना है। ईडी की पूछताछ से पहले कर रहे हैं बैठक। तो विधायकों के साथ सीएम सोरेन जो है बैठक कर रहे हैं और ईडी की पूछताछ से पहले यह बैठक जो है हो रही है। रांची से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम सोरेन। 31 जनवरी को ईडी के सामने उन्हें पेश होना है। हेमंत सोरेन की पत्नी भी इस बैठक में मौजूद है और विधायक भी इस दौरान जो है बैठक में शामिल है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन की बैठक जो है जारी है और रांची से यह खबर आपके साथ साझा कर ईडी की पूछताछ से पहले सीएम सोरेन की यह बैठक चल रही है। तो विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। रांची से बड़ी खबर साझा कर रहे हैं आपके साथ। सीएम सोरेन की बैठक में पत्नी भी मौजूद है। इसके साथ ही जो अन्य विधायक हैं वो भी उनके साथ इस बैठक में शामिल हुए हैं और 31 जनवरी को ईडी के सामने उन्हें पेश होना है। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं जब बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन को लेकर, गुमशुदगी को लेकर ट्वीट किया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रांची में सीएम हेमंत सोरेन की बैठक जारी है और ईडी की रडार पर इन दिनों हेमंत सोरेन चल रहे हैं, जिसको लेकर जो है तमाम पक्ष विपक्ष की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को पत्र देना है कि मुख्यमंत्री को फेस करना है। उनको यदि यही बातें करनी है तो प्रेस के सामने आकर कहेंगे कि नहीं, वो चिट्ठी लिखेंगे। इसका मतलब यह कि चोर के दाढ़ी में तिनका है ना। आप कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मानते हो, गिल्टी मानते हो। आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए। ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, पूरी शांति की व्यवस्था। आपने पहले जो है जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। आप जांच का सामना नहीं करोगे और आप कहोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आप गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो। यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो संभावित दौरा है, 4 तारीख को धनबाद में जो है दौरा है, 3 तारीख को शायद हो सकता है कि रांची में प्रधानमंत्री जी रांची में स्टे करें। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के भी सिक्योरिटी को जो है एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाए हुए हो। पूरा का पूरा प्रशासन, झारखंड का प्रशासन रांची में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द है। देखिए, यह सब कुछ रणनीति है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। तानाशाहों से लड़ने के लिए एकजुट होकर एक पुख्ता रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंतजार कीजिए, देखिए। कभी ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर किया था क्या इन्होंने लापता होने का? और स्वामी चिन्मयानंद और सेंगर सरीखे इनके नेता जो थे, जो गायब हो जाया करते थे, उन पर भी एफआईआर होना चाहिए। इसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे उनसे उनको इनाम दी जाएगी। देखिए भाई, निशिकांत जी को क्या पता है मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हम तो जो राज्य की जनता, आप किसी को भी पूछिए, किसी को नहीं पता है। उनके लोगों को नहीं पता है, उनके लोग नहीं बता रहे। हम तो वो तो अनुमान लगाए होंगे, हम तो मानेंगे ना। डीजी पुलिस बताएगा उसको मानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की जनता के दिलों में हैं और उन्होंने ईडी ने जो समय सीमा तय की है, उस समय सीमा में उन्होंने कहा है कि हम उस समय सीमा में ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे। तो समय आने दीजिए, सारा वो उपस्थित होंगे, जवाब देंगे। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? आप देखें, शनिवार को ईडी ने सम्मन किया था। शनिवार बंद रहता है, रविवार बंद रहता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को यह कार्रवाई क्यों? ये समझ से परे है। आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो गई? वो एक मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं, कोई तड़ीपार नहीं, तब इस तरह की बातें। ये झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है कि एक मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है, लापता है और
इसलिए लापता है, फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया। अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नीयत और नीति उनकी बनी हुई थी, और जब जांच एजेंसियां उन पर जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है, तो भागते चल रहे हैं, भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। जी, और हमारे साथ बीजेपी विधायक राज परिवार भी जुड़ चुके हैं। सर, हेमंत सोरेन को लेकर जो भी अटकलें सामने आ रही थी, अब उस पर विराम लग गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से लगातार कई दिनों तक संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति लापता हो गया, एक प्रकार से पूरे झारखंड में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गई थी। और ये भारत की राजनीति की ये पहली घटना है कि मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का लापता हो जाना। ये 3.25 करोड़ झारखंडियों को शर्म करने वाली बात है। पूरे झारखंड का भारत में हम लोगों को शर्मिंदगी का एहसास मुख्यमंत्री जी ने कराया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए अविलंब ईडी के सामने पेश होकर अपनी बातों को रखें। भागने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप कितना भागते फिरिएगा, कानून अपना काम करेगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून के हाथ से कोई नहीं बच सकता है। जी, झारखंड के मंत्री हाफिजुल रहमान ने कहा है कि ईडी की ओर से जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो गलत है। देखिए, गलत और सही का फैसला न्यायालय करेगा, इसलिए ईडी जांच करने स्वतंत्र एजेंसी है और ईडी को पूरा जांच करने का अधिकार है, और ईडी अपने अधिकार के तहत ही जांच कर रही है। जी, क्या लगता है कि अब सत्ता जो है हेमंत सोरेन की पत्नी को जो सौंपी जा सकती है अब आगे झारखंड की? झारखंड में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए अब यहाँ चाहिए इस वर्तमान सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन अविलंब लागू कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, 41 घंटे बाद जो है सीएम सोरेन आखिरकार जो है एक बार फिर से लोगों के बीच में आ गए और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। और इस वक्त जो है क्या लगता है राज्य की सियासत में क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस प्रकार से अब बातें सामने आई है, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता सब कुछ देख रही है, और अब मुख्यमंत्री जी के झांसे में झारखंड की जनता आने वाली नहीं है। यहाँ पे एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए अब इसमें राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है मेरे समझ से। जी, बीजेपी की ओर से तो बाबूलाल मरांडी ने यह भी ट्वीट कर दिया था कि वे गुमशुदा हो गए हैं, लेकिन अब आखिरकार वो सबके सामने एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। अब बीजेपी की ओर से क्या कहा जा सकता है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि वो तो गुमशुदा हो ही गए थे। लगातार ईडी उनको ढूंढ रही थी और वो फेसलेस हो गए थे। अपने सिक्योरिटी को छोड़ के, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके जिस प्रकार से वो भागते फिर रहे थे, ये अपने आप में गुमशुदा का ही मामला बनता है। जी बिल्कुल, अभी कल्पना सोरेन की बात कर ले, कितनी संभावना है उनके सीएम बनने की? अब इन लोग संभावनाओं का खेल खेल रहे हैं, उस खेल में बहुत दम नहीं है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो क्या जो बिहार में हुआ है, लालू यादव ने किया, झारखंड में वही देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, यहाँ ईडी अपना काम कर रही है और कानून के दायरे में रह के अपना अधिकार के साथ ईडी काम कर रही है। यहाँ पे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। मेरा खुद का मानना है कि इस सूबे में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रांची से हमारे साथ अजय कुमार पांडे भी जुड़ गए हैं। अजय, क्या हालात है अभी फिलहाल, क्या अपडेट है? फिलहाल जो है जेएमएम की बैठक जारी है। जी, 40 घंटे के बाद मुख्यमंत्री सामने आए हैं, यानी सियासी जो स्लीप मोड में था वो मुख्यमंत्री थे 40 घंटे तक, और अचानक वो सीएम अपने आवास से बाहर निकले और बाबू वाटिका में जाकर के उन्होंने बाप को नमन करते हुए अभी अपने आवास में सभी विधायकों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। ये चर्चा यूं ही चल रही है कि सत्ता किसकी सौंपी जाए, यानी अब विधायक दल के जो भी विधायक हैं वो बैठ कर ये चर्चा कर रहे हैं कि अगला सत्ता किसकी सौंपी जाए। चूंकि अभी जो ताजा खबरें जो आ रही है, अपडेट आ रही है कि जो कैश जो बरामद है उसके लेकर के शंकित है सरकार। ऐसे में अगर सपोजेट कि अगर चीजें बदलती है, तस्वीरें बदलती हैं, तो वैसी स्थिति में भी प्लान तैयार करके अगले को सत्ता दी जा सकती है। जी अजय, अगर हम सीएम सोरेन की बात कर ले तो 41 घंटों के बाद वो रांची पहुंचे हैं और इस दौरान जो है उनके चेहरे पर डर का कोई शिकन तक नजर नहीं आ रहा है।
ये बिल्कुल ये कोई नई बात उनके हेमंत सोरेन के लिए नहीं है। कई से सामना करना पड़ा है, संघर्ष की राजनीति रही है, उनके पिता भी संघर्ष की राजनीति से रहे हैं और उन्होंने कई बार कहा है भी ईडी को चुनौती भी दिया है कि हम लड़ेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं। तो ये चीजें उनके साथ है और ये चीजें कोई उनके लिए नई बात नहीं है। जी, अब देखें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कुर्सी इतनी प्यारी है कि वो इसको लेकर जो है अब इसके बाद अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो शायद कयास ये भी लगाया जा रहा है कि उनकी पत्नी अब सत्ता संभालेंगी। देखिए, बहुमत इनके पास है। अभी जो गठबंधन की सरकार है झारखंड में, वो गठबंधन में काफी इनके पास पर्याप्त बहुमत है और इस बहुमत के आधार पर वो किसी न किसी को जब सपोज अगर ईडी की कार्रवाई सख्त कार्रवाई हो जाती है, अगर उन सवालों को नहीं दे पाते हैं तो वैसी स्थिति में अगर ईडी अगर गिरफ्तार करती है या चीजें और भी स्थिति बनती, सिचुएशन बनती है, तो वैसी स्थिति में कल्पना सोरेन को वो सत्ता सौंप सकते हैं। ये बात पहले से ही सहमति बनती है, इसकी भी प्लान पहले से ही तैयार हो चुका था। आपको पता होगा कि पिछले दिनों गांधी के विधायक सरफराज अहमद ने अपने सीट से इस्तीफा दे दिया था। ये सारी तैयारी पहले से चल रही थी। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है कि जो है इतने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति राज्य में जो है शासन लागू कर देना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू करना तो ये नहीं, अभी जो सिचुएशन जो लगता है, हालात जो हैं झारखंड के नहीं लगेगी क्योंकि इनके पास पर्याप्त बहुमत है। अगर सपोज की हेमंत सोरेन की सत्ता अपने किन्हीं को और को भी सौंपते तो इनके पास पर्याप्त विधायक हैं और विधायक को अपने सत्ता वो अपने बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उनके सीएम सोरेन पर जो है दर्जन भर जमीन घोटाले का मामला है, तो जवाब देने में उन्हें डर किस बात का है? अगर वो साफ है, अगर वो सही है तो जो है ईडी के सामने पेश होकर अपनी सफाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें आपका सवाल सही है कि वो जो भी उनके सवाल हैं, उनके ईडी कर रही है, उनको सवाल से सामना करना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ चीजें हैं वो उससे बच रहे हैं या फिर और चीजें हैं कि वो सही तरीके से वो पेश नहीं आ रहे हैं। ये चीजें अब ये अंदर वाली बात है, इससे कोई बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह विवाद मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह विवाद मामले में सुनवाई के मामले में हिंदू पक्ष की ओर से अर्जी दाखिल कर रेवेन्यू सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी और मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। वहीं न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। हालांकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वे पर अप्रैल तक रोक लगा दी। और बढ़ते आगे, खबर चंडीगढ़ से है, जहां ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में तलब किया है। बता दें कि ईडी ने पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना को समन जारी किया है। 15 साल पुराने मामले में ईडी ने 30 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। वहीं यह मामला करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और खबर इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र से है, जहां आत्महत्या करने के इरादे से महिला ने लगभग 40 फीट ऊंचे यमुना नदी पुल से छलांग लगा दी। गनीमत रही कि नदी में पानी कम था और साथ ही नदी के किनारे पहले से अंतिम संस्कार कर रहे लोगों की चीख पुकार से गोताखोरों ने समय से महिला को नदी से सकुशल बाहर निकाल लिया। आपको बता दें कि लवेरी चौकी पुलिस कांस्टेबल धर्मपाल ने महिला के परिजनों को बुलाकर महिला को सकुशल उनके हवाले कर दिया। और वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बार फिर 2 नेताओं की विवादित होर्डिंग लगाई गई है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की होर्डिंग लगाई गई है, जिस पर लिखा गया है कि राजनीति के 2 बड़े पलटू राम, जनता रहे इनसे सावधान। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह से होर्डिंग लगवाई है।
रुक करते अगली खबर की ओर। मथुरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जय श्री राम बोलने पर कॉलेज में अध्यापक ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल ये पूरा मामला फरा स्थित सेठ प्रेम सुखदास इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां 10वीं के छात्र को जय श्री राम बोलना भारी पड़ गया और अध्यापक ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी। वहीं छात्र ने मौके पर अपने परिजनों को बुला लिया, जिसके बाद परिजन कॉलेज के अध्यापकों के खिलाफ शोर शराबा करने लगे। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह जब छात्र कॉलेज आया तो कॉलेज के गेट पर खड़े एक अध्यापक और अध्यापिका से नमस्ते की जगह जय श्री राम बोल दिया। बस फिर जय श्री राम सुनते ही दोनों आग बबूला होकर छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्र ने अपनी पीड़ा वीडियो जो है बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मैं एग्जाम देने गया था, मैं जैसे ही अपने सर से जय श्री राम कहा था, सर ने मुझे को बुलाया। सर ने मुझसे कही कि सर जय श्री राम नहीं बोलेगा। मैंने कही कि सर क्यों, उन्होंने उसमें मुझ में चांटा मारा। और वहीं पंजाब में तस्करी मामले में एसआईटी ने एक बार फिर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर शिकंजा कसा है। एसआईटी ने मजीठिया से केस से जुड़ा रिकॉर्ड भी मांगा है। साथ ही 15 जनवरी को मजीठिया को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उससे 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। हालांकि इस मामले में मजीठिया जमानत पर है। वहीं इस बार एसआईटी ने मजीठिया के पीए समेत 4 लोगों को 2 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। एसआईटी के अधिकारियों के मुताबिक इन 4 लोगों के मजीठिया के पीए और ओएसडी भी शामिल है। वहीं इटावा के बैदपुरा थाना पुलिस और इनामिया शातिर चोर की मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस ने 25,000 इनामिया को गिरफ्तार कर आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद की है। बता दें कि नगलाबरी तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तभी बाइक पर सवार को पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया। वहीं वह मोटरसाइकिल पीछे छोड़कर भागने लगा। हालांकि पुलिस ने घायल अवस्था में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं थाना वैदपुरा पर नियुक्त आरक्षी जॉनी कुमार भी मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए हैं। इटावा में और आसपास के जनपदों फतेहगढ़, औरैया और कन्नौज में तथा मैनपुरी में बड़ी बड़ी चोरी की वारदात या लूट की वारदात हो रही थी। उसमें इटावा पुलिस को पिछले दिनों में 14 दिसंबर को सफलता मिली थी, जिसमें 3 मुलजिम जेल भेजे गए थे। उसी गैंग का एक सदस्य था अमीन, जिसमें एक ओमनी वैन और तमाम हमारी रिकवरी हुई थी। लाखों का 20 लाख का लगभग रिकवरी हुई थी उसमें, सोना और कैश लेकर के। उसमें अमीन बराबर वांछित चल रहा था। और आपको याद होगा 12 और 13/11/2023 दीपावली के ठीक एक दिन बाद रोडवेज डिपो जो वहाँ पर है सैफई में, उसमें तिजोरी की चोरी की घटना हुई थी। उसमें से ही ये वांछित चल रहा था। बकेवर में चोरियां कई हुई थी। और वहीं प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय के गेट के बाहर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर पर छात्र के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं छात्र आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिस वजह से सैकड़ों की संख्या में छात्र गेट के बाहर जमा हुए। हालांकि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते आगे खबर इटावा से है, जहां थाना चौविया क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित बीएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने एएसपी से लिखित शिकायत की है। बता दें कि पीड़ित के शिकायती पत्र में बताया कि हमने देखा कि पड़ोसी को थानाध्यक्ष मारपीट करते हुए जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। हमने उनसे पूछा क्या घटना हुई, तो उन्होंने हमें और हमारी बीएसपी पार्टी को भी जाति सूचक गालियां देकर लात मारकर भगाया गया, जिसका वीडियो बनाया गया और थानाध्यक्ष ने मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया, जिसकी रिपोर्ट कराने थाना चौबिया कराई और वहां पर भी थानाध्यक्ष ने भद्दी गालियां देकर हमें भगा दिया। और पंजाब के जलालाबाद से खबर सामने आई है, जहां जलालाबाद से दिल्ली जा रही पंजाब रोडवेज की श्री मुक्तसर साहिब डिपो की बस कोहरे के कारण हादसे का शिकार हो गई, जिसमें करीब 40 यात्री सवार बताया जा रहा है, जिसमें से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं हादसे में घायल लोगों को एम्बुलेंस से जलालाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह 4:40 पर जलालाबाद से दिल्ली की बस जो है वो जा रही थी और कोहरे के कारण नेशनल हाईवे नंबर 754 पर हादसे का शिकार हो गई।
ਬਸ ਅਸੀਂ 4:40 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੇਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਦੋ ਚੱਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਈ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ 5-4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਸ। खबर बिजनौर से है, जहां पति से परेशान महिला का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पीड़ित महिला ने आत्महत्या करने की जिम्मेदार पति को ठहराया है और गंगा बैराज पर आत्महत्या करने पहुंच गई। साथ ही महिला ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। वीडियो का संज्ञान लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर बैराज से रेस्क्यू कर बचा लिया। मामला थाना कोतवाली शहर के बिजनौर बैराज का बताया जा रहा है। महिला गंगा बैराज पर बिजनौर पुलिस अपने पति एवं ससुराली जगह से क्षुब्ध होकर आत्महत्या की बात कह रही है। वीडियो के संज्ञान में आते ही तत्काल कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा महिला को रेस्क्यू कराया गया। महिला सुरक्षित है एवं उसकी काउंसलिंग की गई। महिला से वार्ता के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि महिला के द्वारा थाना कोतवाली नगर में अपने पति एवं ससुराली जनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का एक अभियोग 10/23 पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में समग्र कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली नगर के द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2024 को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही महिला के पति के द्वारा एक अन्य महिला से शादी कर ली गई है एवं महिला के खिलाफ माननीय न्यायालय में धारा 420, 406 आईपीसी का एक वाद दायर किया गया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।